यहां में पीटी का सिलेबस अलग देखने को मिलता है और मेंस का अलग देखने को मिलता है। राइटिंग समझ आ रही है सबको? अब आप कहें सर पीटी, यू नो, आई नो वेरी वेल कि आपके पास ऑलरेडी होगा ये सिलेबस, है ना, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मेंशन करूंगा। यहां पर फर्स्ट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। सेकंड बायोडाइवर्सिटी। थर्ड क्लाइमेट चेंज। सिर्फ ये सिलेबस है आपका पीटी का। ये आपका पीटी का सिलेबस मींस कंजर्वेशन ऑफ environment, second environment degradation and pollution. Next, environmental impact assessment। ये आपका सिलेबस है जो यूपीएससी हमसे पूछता है। लेकिन अगर क्या बात करें, यूपीएससी ने जो हमें रिकमेंड किया है कि ये पीटी का सिलेबस है, ये मेंस का सिलेबस है, क्या यही है? क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आ रहा है, नो डाउट। अगर 2023 मेंस की बात करूं तो आईपीसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस के अंदर आया है, राइट। पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन से रिलेटेड, ऑयल पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में देखने को मिल रहा है। बट कंजर्वेशन से रिलेटेड पीटी में क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड पीटी में क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल तो यही कहता है ना कि आपका मेंस का सिलेबस है तो मेंस के क्वेश्चन आएंगे, आपका पीटी का सिलेबस है तो पीटी के क्वेश्चन आएंगे। बट ऐसा नहीं कर रहा है यूपीएससी। हाँ, एनवायरमेंट इकोलॉजी एक बेसिक पार्ट है और इस बेसिक पार्ट से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। अप्रोक्स आपको 1 to 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहां से, इस बेसिक पार्ट से 1 to 2 क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बट अगर एनवायरमेंट इकोलॉजी ये बेसिक पार्ट क्लियर नहीं हुआ तो इसके बाद सब क्वेश्चंस को भूल जाइएगा। आई नो वेरी वेल आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है, आई नो वेरी वेल आप लोग कहीं ना कहीं अपने क्लास के, अपने स्कूल के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स रहे होंगे, बट वो समय जा चुका है। ठीक है, वो था आपकी, वो रही है आपकी हार्ड वर्किंग। अब आपको करना है स्मार्ट वर्किंग। आपको यहां 100 क्वेश्चंस को टारगेट नहीं करना, आपको यहां सिर्फ 45 क्वेश्चंस को टारगेट करना है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं आप सबके साथ, क्लियर करके दिखाओ ये 45 क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर 45 क्वेश्चन, आपका चैलेंज हम सब स्वीकार करते हैं। करो, उसमें मेरा ही बेनिफिट है, ऐसा ना। और 100 में से सिर्फ 45 क्वेश्चंस ओनली। एट प्रेजेंट टाइम आप लोग जो टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे वहां अच्छा स्कोर भी जा रहा होगा। आपको सिर्फ 45 क्वेश्चन, और इस 45 क्वेश्चन में से आपको कहां तक पहुंच, हम कहां स्टैंड कर रहे हैं? 15 to 20 क्वेश्चंस में। थोड़ा सा एनवायरमेंट हो गया, थोड़ा सा करंट हो गया, थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया पीटी क्लियर। बाकी सब्जेक्ट्स को मेंस के लिए रख लो कि भैया आप लोगों से बात करेंगे। बाकी आप लोग जिस सब्जेक्ट में आप लोग का इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट आप लोग को बहुत अच्छा लगता है, जिसको पढ़ने के बाद अपने अंदर ही ये फीलिंग आती कि ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको भी पढ़ते रहिए। लेकिन इस एनवायरमेंट इकोलॉजी को जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूं,
इसको आपको ये नहीं है कि इसको जो मेन सब्जेक्ट है उनके बीच में डालने की रिक्वायरमेंट है ना। जो हम क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्लास का डिस्कशन ये होगा कि इसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो न्यूज़पेपर रीडिंग का हो। जैसे अभी सपोज इट, जैसे मैं क्लाइमेट की बात कर रहा हूं, क्लाइमेट COP 28 हुआ, लेकिन COP 28 हुआ, ये COP हो क्यों रहे हैं? बस सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए। कब स्टार्ट हुआ था? 1990, 95 में तो पहला कोप हो रहा है। कैसे कोप आए? कोप कोई इंस्टीट्यूशन है? 1992 में। ऐसा 1992 में क्या हुआ था कि वो मीटिंग वहां से आई? फर्स्ट अर्थ समिट, पहला अर्थ समिट। क्या वो उस अर्थ समिट से पहले कुछ प्रोग्राम हुआ था? 90, तो 1972 से 1992 में 20 साल का गैप क्यों कर दिया? हाँ, वेरी गुड। हाँ, नहीं, आज सिर्फ बात करेंगे ना, मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था, आज सिर्फ बात करेंगे। तो आपने कहा कि वो थॉट्स जनरेट हुई, वो 1997 में ही क्यों हुई? अच्छा, 1972 में देखा। बहुत कुछ मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि 90, देखिए अब 1972 में स्टेब्लिश क्यों हुआ, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इसका बेस जितना इंपॉर्टेंट है वो अभी का प्रेजेंट जो कोप पढ़ रहे हो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। कोप 21 वो पेरिस एग्रीमेंट को शो कर रहा है। पेरिस एग्रीमेंट 2021 से अप्लाई हो रहा है। उससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल चल रहा है जो कोप 3 के अंदर आता है 1997। ये अभी ये नहीं कि मैं मैं बोल रहा हूं ये सर ये क्या है, तो स्टूडेंट तो ये सोच रहे होंगे क्या चल रहा है सर, ये सुनना तो है लेकिन है क्या। अब इनको हम डिस्कस भी करेंगे, इनको रिटर्न भी करेंगे आप लोग के साथ, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोग को ये बता रहा हूं कि जो मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं आप लोगों से, ये सब ये कहां इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और पॉल्यूशन का पार्ट है। और यहां चेक करिएगा, ये मेंस का सिलेबस है आप लोगों का, ये मेंस का सिलेबस है। लेकिन सिलेबस कहां दिया हुआ है? पीटी में, क्योंकि क्वेश्चन पीटी से आते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है। सिर्फ ये नहीं कि ये पीटी है, ये पीटी है और ये पीटी है, ये पीटी प्लस मेंस हो गया। ये हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वो मेंस में क्वेश्चन आ रहा है। अब जिस स्टूडेंट को बर्टलैंड रिपोर्ट का पता है, बर्टलैंड रिपोर्ट है ना, कौन थी या थे? रिपोर्ट का पता है, लेकिन कौन थे या थी ये नहीं पता सर। नॉर्वे की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रही हैं, हाँ ठीक है। उनकी रिपोर्ट आई थी 1987 और वो सबमिशन हुआ था 1992। दैट्स व्हाई रियो समिट हुआ, फर्स्ट अर्थ समिट हुआ UNFCCC। और उस UNFCCC में ये डिसाइड हुआ क्योंकि उसको अप्लाई किया गया था 1994 और उसमें फाइनल हुआ कि हम हर साल मीटिंग करेंगे। दैट्स व्हाई पहली मीटिंग हुई थी 1995। ठीक है जी। ये लिंक, कुछ चीजें हैं जैसे आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, लेकिन उस एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका ये ऑलरेडी आप लोगों के सामने आया होगा। टॉपिक को लिंक करके पढ़ो। जैसे मैं अगर बात करूं अभी के क्वेश्चन की, जैसे इन हनी बी से था, वेगल डांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे वो 6th क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्टैटिक क्वेश्चन होंगे, वो में भी हम लोग इसमें मैं आपको 100% ये श्योरिटी नहीं दूंगा कि जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है इससे बाहर यूपीएससी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो भी लोग हैं, वो भी सोचते हैं, उनके पास भी थिंक पावर है, वो भी ये सेलेक्ट करते हैं कि कहां से क्वेश्चन में बच्चे को जो है पजल करना है, कहां अटकेगा बच्चा।
कहां वो इस कंपटीशन से बाहर जाएगा, क्योंकि उस क्राउड का हिस्सा बनेंगे तब जब इस 45 क्वेश्चन से हम लोग बाहर जाएंगे। और अगर इस 45 क्वेश्चन के अंदर हम लोग रहते हैं, मेरा मतलब ये नहीं है कि 45 क्वेश्चन के बैक में रहने की बात है, मेरा मतलब है इससे प्लस रहने की बात है। जब हम रहते हैं तो उस क्राउड का हिस्सा हम लोग नहीं होंगे। आपको यहां पर पीटी प्लस मेंस, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कंजर्वेशंस की, तो कंजर्वेशन में पीटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, देखिए आप यूपीएससी के जो एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन अब तक आए हैं, उस टेम्परामेंट को समझने की कोशिश करो। आप लोग सब जानते हैं 2021 एक न्यूज आया था, केरला के अंदर एक फीमेल एलिफेंट की डेथ हुई थी, वो प्रेग्नेंट थी, है ना, वो उस टाइम का न्यूज था। लेकिन क्वेश्चन कहां जाकर के पूछा, 2022 में एशियाटिक एलिफेंट से रिलेटेड। समझिए इस बात को, टॉपिक क्या चल रहा है उसको रिलेट कहां कर रहा है, इसलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। उस टाइम क्या हुआ था, कोई सिचुएशन ऐसी आई थी, उस टाइम क्या कोई न्यूज ऐसी आई थी, तो ये क्वेश्चन क्यों आया। और जब इस बात को समझ गए ना, तो यूपीएससी की थिंकिंग पावर को समझ जाएंगे, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। हाँ, अगर बात करें एनवायरमेंटल पोल्यूशन की और डिग्रेडेशन की, अब डिग्रेडेशन में हम लोग पढ़ेंगे जैसे ओजोन डिप्लीशन, डिग्रेडेशन में पढ़ेंगे हम एसिड रेन, डिग्रेडेशन में पढ़ेंगे हम लोग पोल्यूशन, ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशंस, डिग्रेडेशन में पढ़ेंगे जितने भी पोल्यूटेंट्स पार्टिकल्स हैं, कैसे हम लोग उनको जो है जैसे कार्बन क्रेडिट, कार्बन कैप्चर, ये सब पोर्शन हमारा जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे आपसे। हाँ, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इससे मेंस में ही क्वेश्चन आता है, ये विद इन 1 लेक्चर हम लोग ये टॉपिक आएगा भी और ये टॉपिक चला भी जाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आई थिंक आप लोग नोट कर रहे होंगे साथ साथ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सब्जेक्ट का विड्थ है, बहुत बड़ा है, लेकिन जितना विड्थ है ना उतना इसका डेप्थ भी है। इसी टॉपिक का जितना इसका विड्थ है उतना ही इसका डेप्थ है। और क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है इसका कि सिर्फ आपको पढ़ना है तो सिर्फ यहीं से पढ़ना है। और दूसरा, यूपीएससी के एक वर्ड है एक सिलेबस के अंदर, आप एनवायरमेंट के सिलेबस में एक चीज देखेंगे कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन इज नॉट नीडेड। उसको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, उसको जर्नलिस्ट चाहिए। आप लोग एक बात बता देता हूं, जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशंस होते हैं उनको थोड़ा सा नॉलेज गेन करें, क्योंकि उनको सिर्फ एक सब्जेक्ट का नॉलेज उनको गेन करना होता है। लेकिन यूपीएससी क्या कहता है कि उनको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। यूपीएससी काम करता है सीएफए पर, कॉन्सेप्ट, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही फैक्चुअल बातों को जानेगा जो आप करंट अफेयर में पढ़ते हैं, और जिसका फैक्ट क्लियर है वो उन एप्लीकेशंस को अप्लाई करेगा, उन सब एप्लीकेशंस को अप्लाई करेगा। जिसके पास ये तीनों चीजें हैं, CFA, समझ लीजिए आप लोग 100% अपने आप को तैयार कर लेंगे। और इस चैप्टर के अंदर, सॉरी इस टॉपिक के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर हम CFA पर फोकस करके चलेंगे। CFA बिकॉज हमें क्या बनना है, स्काई। अब स्काई मतलब सूर्य कुमार यादव, 360 एंगल। हर टाइम सीरियस क्यों हो जाते हैं आप लोग? 360 राइट। हमारी एप्लीकेशंस इकोनॉमिकल बेस्ड होनी चाहिए तो एथिकल भी होनी चाहिए, और एथिकल है तो सोशल भी पकड़ लो, राइट और नॉट। तो वो कब आएगा, जब 360 रहेंगे आप लोग, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया कि मैं कभी आप लोग को ये शो नहीं करूंगा कि ये रेफरेंस वहां से है, ये रही एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 6 क्लास, और उसको रीड कर लेना। नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने रीड, ये आपका टॉपिक है, हम उसको रीड करेंगे, उसके बाद आप लोग उसको रीड करेंगे,
उसके बाद आप लोग अपने किसी भी बुक के अंदर जाकर के चेक करेंगे कि हाँ यहाँ रेफरेंस था जो हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है जी। किसी को अभी तक, ये तो सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, किसी का, आप लोगों में से किसी का डाउट हो कोई रिगार्डिंग कोई सिलेबस या रिगार्डिंग कोई एनी टॉपिक, तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। यहां सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ आप लोग चुपचाप बैठ करके गूंगी लड़की की तरह ट्रेन को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट कि सर ये पॉइंट क्या बोला आपने, इसको रिपीट कर दीजिए, या ये वर्ड अगर आपने यूज किया तो क्यों यूज किया, ठीक है, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी इश्यू आए, यू कैन आस्क। देन चलिए नेक्स्ट वन इज, फिर बात करते हैं इस चैप्टर के, इस जो एनवायरमेंट इकोलॉजी है, ये सब्जेक्ट एक अकेला सब्जेक्ट तो नहीं है। जैसे मैं बात करूं इसके लिए, आप लोग जियोग्राफी का पार्ट आएगा इसके अंदर। अब आप कहेंगे सर जियो का पार्ट क्या आएगा, ये भी तो कहेंगे ना, जियो का पार्ट क्या आएगा। आप लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा होगा, जिसको क्लाइमेटोलॉजी का नॉलेज है, एनवायरमेंट क्या कर रहा है कि उस क्लाइमेट पर इंपैक्ट क्या क्या आ रहे हैं। दैट्स वाई एक सिलेबस रेडी कर दिया, क्लाइमेट चेंज। अब जो स्टूडेंट क्लाइमेटोलॉजी को बेहतर तरीके से समझता है, जिसको इस बात का पता है कि क्लाइमेटोलॉजी मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आती है, वो क्लाइमेट चेंज को उतने ही अच्छे तरीके से समझेगा। उसको रियलाइज होगा कि हाँ क्लाइमेट चेंज है क्या रियल में, कैसे हो रहा है। अर्थ का टेम्परेचर जब पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन IR 1.0 कब आया था, 1760 टू 1830, ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था, दैट वाज द टाइम। और सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया था, 2.0, 1830 टू 1950। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1950 टू 2020, और अभी चल रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्यों कहा जा रहा है कि अब इंडिया का नंबर है, अब इंडिया उस पर काम कर रहा है, पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों कहा जा रहा है ना। इस बात को समझना होगा तो उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसका, क्लाइमेटोलॉजी का। मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसके अंदर भाप इंजन आया था, स्टीम इंजन, यहीं से। सेकंड जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसके अंदर पेट्रोल इंजन आता है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। और थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे सौर ऊर्जा की, सोलर सेल की। और इसी सोलर सेल की वजह से इंडिया के अंदर 2018 एक मीटिंग होती है, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, गुरुग्राम हेडक्वार्टर है यहां। और ये मीटिंग अभी 1 महीने पहले तो हुई है, क्योंकि हर ईयर होती है मीटिंग, ठीक है जी। अब इंडिया में क्यों हुई, ये भी तो एक पर्टिकुलर रीजन है। अब मैं बात कर रहा हूं क्लाइमेटोलॉजी की, बात समझिएगा। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको क्लाइमेटोलॉजी, मैं सिर्फ आपको ये रियलाइज करा रहा हूं वो कहां टच कर रहा है हमारे एनवायरमेंट इकोलॉजी को। क्यों हुआ ऐसा इंडिया में कि ये मीटिंग इंडिया में ही चलती है, इंडिया से तो बड़े डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां क्यों नहीं चल रही है मीटिंग। हाँ, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में होगा, किसी ने बाइफरगेट तो नहीं किया, तो वो इंडिया में ही क्यों होगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ठीक है। और बताइए, इक्वेटर नियर बाई है तो अफ्रीका चले जाओ। हाँ हाँ, वहां अफ्रीका चले जाओ, तो इंडिया में ही क्यों आ रहे हैं।
तो वहां वहां ठीक नहीं है। चलिए देखिए क्लाइमेट, हाँ हाँ, तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, उसके अंदर बाकी कंट्री क्यों इन्वॉल्व होंगे? हाँ हाँ, नहीं ये दिस इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नॉट सोलर अलायंस। 130+ कंट्रीज हैं इसमें, इंडिया नहीं है अकेला। नो, कुछ आप बोले। लीडरशिप, देखिए जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे मैं नहीं समझ पाऊंगा ना आप लोगों को। भाई आपको मेरे को समझना है तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं कि जियोग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी को टच कैसे करता है, इसके अलावा तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। और आपको जियो का नीड क्यों होगा एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए, यही तो बता रहा हूं। रिवर का नीड तो नहीं है मेरे को, मैंने रिवर तो नहीं पूछा। पूछा क्या? नहीं पूछा हो कि एक रिवर, जो गंगा की एक रिवर है ना जो वापस जाती है, बाकी रिवर तो सब हिमालय से आ रही हैं, और एक ही रिवर है ना जो सोन करके ना, तो मैंने ये तो नहीं पूछा आप लोगों से, या पूछ लिया क्या? नहीं, गलती हो सकती है मेरे से भी, कंफर्म कर रहा हूं। तो लास्ट मैंने आप लोगों को ये आईएसए इंडिया में हेडक्वार्टर क्यों आ रहा है, और बहुत पैसे वाले कंट्री हैं। चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं ना, थोड़ा सा फील करिएगा इस टॉपिक को, आप लोग को रियलाइज होगा कि क्लाइमेटोलॉजी से ही इस टॉपिक को हम क्यों किस तरीके से बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, और ये नहीं है कि मेरा सिलेबस स्टार्ट हो गया और मैं इसको स्टार्ट कर दिया और मैं लिखवा रहा हूं, नहीं वो भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आज का जो क्लास है उसके अंदर सिर्फ ये रियलाइज करा रहा हूं कि जियो को कैसे हम एनवायरमेंट से टच कर रहे हैं, किस एक छोटे से टॉपिक का मैंने नाम लिया और उसे हम कैसे टच कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि जो बिफोर 1760 जो अर्थ का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर था वो 14 डिग्री सेल्सियस था, ऑन एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। एट प्रेजेंट टाइम क्योंकि अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 कंप्लीट हो चुका है, एट प्रेजेंट टाइम अर्थ का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। और जितना क्लाइमेट आजकल चेंज हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है, जितना पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हमारे पास हैं, जितना हम जो 6 ग्रीन हाउस गैसेस रिकॉग्नाइज की गई हैं, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो, और परफ्लोरोकार्बन हो, लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो। ये 6 की 6 गैसेस टेम्परेचर को इंक्रीज तो कर ही रही हैं। और उसका एक बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल देता हूं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। एक गाड़ी है, धूप में खड़ी है, ठीक है, दोपहर का टाइम है, 2 o'clock 3 o'clock, और समर चल रही है, गर्मी के दिन है, आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है, आप जाकर के गाड़ी में बैठोगे, कैसा फील करोगे? बाहर से ज्यादा टेम्परेचर अंदर होगा या नहीं होगा? ये गैसेज यही कर रही हैं, ये गैसेज यही तो कर रही हैं, एक कवरिंग रेडी कर रही हैं, सनलाइट एंटर तो कर गया, बाहर नहीं जा रहा है। बड़ा सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए। और जब इन चीजों को हम लोगों ने समझा तो क्लाइमेटोलॉजी की जरूरत पड़ी ना, ग्रीन हाउस गैस को समझा तो अर्थ का ऑन टेम्परेचर आज है 15 डिग्री सेल्सियस, और जिस तरीके से हम नालायक हो चुके हैं, है ना, जितना पोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, 2100 तक अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और जिस दिन 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया ना, न्यूयॉर्क, मुंबई, चेन्नई, जापान की सिटी, जापान तो मोस्टली, मालदीव, ये सब डूब जाएंगे। इशू ये नहीं है, इशू है कि वो जनरेशन जो हमारे बाद आने वाली है वो कैसे सरवाइव करेगी। और कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, पाकिस्तान में बाढ़ आ रही है, मालदीव डूब गया,
बड़ा सीरियस इशू है। कोप 28 में क्या बोला गया फिर? लॉस एंड डैमेज फंड क्यों बनाया गया? इसी वजह से तो जिन कंट्रियों ने बड़ा विनाश कर दिया, छोटी कंट्री क्यों भुगत रही है उनकी चीजें? उनको भुगतने को मिल रहा है, उनको प्रॉब्लम आ रही है। वहां अगर देखें तो प्रॉब्लम उन कंट्रीज को जो अच्छे से डेवलपिंग पार्ट में भी नहीं आए हैं अभी, प्रॉब्लम उन कंट्रीज को ज्यादा है। इसलिए कोप 28 आ रहा है। तो क्लाइमेटोलॉजी को जब समझा तब पता चला कि टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज कब से हुआ? यहां से इंक्रीज हुआ, 2100 तक ये हो जाएगा। फिर पता चला कि इनका इमिशन को कम कैसे करें। एक रिलीफ भी मिला हमें। रिलीफ क्या मिला कि 2047 तक फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। फिर पता चला कि जो अरेबियन कंट्रीज हैं उनके पास सीएनजी गैस, नेचुरल गैस बहुत ज्यादा है। तो पता चला कि भैया 2100 तक खत्म हो जाएगा। इतना ही तो स्टोर है, क्योंकि 8 बिलियन, ये सॉरी 800 अरब 800 करोड़ हो चुके हैं हम लोग, और ये अप्रोक्स 13 तक जाएगा, ये जाएगा। लेकिन एक बार एक कांस्टेंट होने के बाद फिर ये एक वैल्यू ऐसी कांस्टेंट होगी, फिर ये सेम रहेगा। तो यहां तक तो हमें वैसे भी जानना है। तो 2100 जब सीएनजी भी खत्म हो जाएगा तब कौन क्या करेगा? फिर पता चला कि इंडिया का क्लाइमेट बड़ा अच्छा है। ये क्लाइमेट बाकी कंट्रीज का नहीं है, क्योंकि जब इस क्लाइमेट में हम अफ्रीका में जाते हैं तो अफ्रीका में क्या मिलता है हमें? कोंगो मिलता है। और कोंगो में तो ऐसे जानवर वैसे उठा ले जाएंगे आप लोगों को। पता चल रहा है आपने अपना सेगमेंट रेडी किया, 4 दिन बाद गायब हो गया। थोड़ा सा ऊपर गए तो डेजर्ट आ गया, और डेजर्ट आया नहीं, बहुत बड़ा डेजर्ट आ गया, सहारा। नीचे गए तो कालाहारी मिल गया। जाए तो जाए कहां? फिर देखा कि इंडिया। क्यों? क्योंकि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जिसमें सिर्फ 80 डेज तक सनलाइट रहती है। अमेरिका ऐसी कंट्री है जहां 100 डेज तक रहती है। चाइना ऐसी कंट्री है जहां 180 डेज तक रहती है। इंडिया ऐसी कंट्री है जहां 300 प्लस डेज तक रहती है। दैट्स वाई इंडिया के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस आया। दैट्स वाई 21st सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी है। और जब इतनी सारी चीजें हो गई, जब आपको और हमें पता चल गई ये बात, तो क्या यूपीएससी को नहीं पता होगी? बस इसी बात को फॉलो करना है। तो क्लाइमेटोलॉजी उसको समझा तो क्लाइमेट चेंज ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। बाकी समझाने का काम हमारा होगा, है ना। मैंने तो एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने रखा है, बिल्कुल एक ऐसा एग्जांपल जो हम थोड़ा सा उसको टच कर रहे हैं। चलिए अब इस कंप्लीट पोर्शन को यहां से हटा देता हूं। आप लोगों ने नोट किया होगा, नहीं किया होगा, क्योंकि आगे मैं डिस्कशन भी करूंगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, देखिए एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप लोग के पास, जैसे मैं अगर बात करूं कार्टेजेना प्रोटोकॉल, तो आई थिंक इस क्लास का 50% स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको जो पहली बार इन चीजों को सुन रहा है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। लेकिन जिस स्टूडेंट को, चलिए मैं एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। कार्टेजेना जैसे वर्ड, भारी भरकम वर्ड है, वो बाद में आएंगे, ठीक है। अभी डराऊंगा नहीं मैं आप लोगों को, डराने का काम थोड़ी देर बाद होगा। न्यूयॉर्क, बड़ा पोल्यूटेंट पार्टिकल्स न्यूयॉर्क के अंदर होते थे। न्यूयॉर्क का एक्यूआई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बड़ा बेकार होता था। आज देखते हैं तो 49 आ गया, 30 आ गया, यानी एक एक्सीलेंट कंडीशन में आ गया। ऐसा क्या किया भैया? ऐसा अमेरिका ने क्या प्रोडक्ट रेडी कर दिया जिसकी वजह से आज हम
बड़े जो है जो न्यूयॉर्क के जो पीपल्स हैं वो बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। और अगर यही बात हम इंडिया में अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? हम देखते नहीं क्या, हमारा AQI 400 से नीचे ही नहीं आ रहा है, घुमा फिरा के वहीं चल रहा है। किसी दिन 380 हो गया तो किसी दिन 450 चला जाता है। बड़ी प्रॉब्लम है। तो अमेरिका ने यहां क्या किया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया। देखिए, पोल्यूशन तो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एक लोकल इशू है, और एज एन ऑफिसर आपके सामने यही बातें आएंगी। भाई, यूपीएससी की डिमांड क्या है? यूपीएससी की डिमांड यही तो है कि आप लोग को बेसिक, यानी आप लोग को फ्रंट रो में जो सबसे पहले हैं उनके बारे में तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन उसी प्रॉब्लम से जो बिल्कुल लास्ट में लोग खड़े हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आप कोई भी रूल अप्लाई कर रहे हैं, आप कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी लॉ बना रहे हैं, तो आप सबके लिए इक्वल बनाएंगे ना। यही तो यूपीएससी का डिमांड है। ऐसे साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग उनको चाहिए जो सबके लिए एक जैसा सोचे। तो एनवायरमेंट का जो पोल्यूशन है, ये जो भी चल रहा है, ये तो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हम लोग? अब इसको सोल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर एयर रोबो बनाए गए हैं। एयर रोबो, हमें तो नहीं पता एयर रोबो भी होते हैं, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द रोबोटिक्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहां हेल्प कर रही है। इवन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, डीआरडीओ रिसर्च कर रहा है इस बात पर। नैनो रोबो हम भी बना रहे हैं। डीआरडीओ दिल्ली के अंदर तिमारपुर है, जीटीबी नगर के पास, वहां लेबोरेटरी है डीआरडीओ की। वो नैनो पार्टिकल ऐसे बना रहे हैं जो इन पोल्यूटेंट्स को खा जाएंगे, और पोल्यूटेंट्स को खा जाएंगे, जितने भी पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं सबको जो है डिस्पोज कर देंगे और अपने आप को भी स्पॉइल कर लेंगे। ये पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो बिना एनवायरमेंट इकोलॉजी, सॉरी, बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप पोल्यूशन को तो कम कर ही नहीं सकते हैं। दैट्स व्हाई यहां साइंस एंड टेक का भी रोल आ जाता है। एक आप लोगों ने सब्जेक्ट देखा होगा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में भी आप कहीं ना कहीं पढ़ते हो जियो के अंदर। बेसिकली अलग से एक टॉपिक भी होता है, अलग से सिलेबस भी होता है इसका। एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट आ जाता है, जस्ट लाइक सॉइल पोल्यूशन। एग्रीकल्चर के लिए सॉइल पोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए एयर पोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या आप लोगों को? जहां सॉइल पोल्यूशन जितना कम होगा उतना एग्रीकल्चर उतना ही अच्छा होगा। आप सब ठीक हैं? नहीं, पूछना इसलिए पड़ता है बड़े आप लोगों को। देखिए, क्योंकि मैं बोले जा रहा हूं, मैं टॉपिक्स को, उस टॉपिक को वहां से कनेक्ट कर रहा हूं, उसको वहां से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आई हैव नॉलेज। और आफ्टर सम टाइम ये आप लोगों के अंदर भी होगा। अभी मैं आप लोगों को नोट डाउन कुछ नहीं करा रहा हूं, कुछ भी मैंने नोट डाउन करने के लिए नहीं बोला। आप अपने मन से जो नोट डाउन कर रहे हो वो कर रहे हो। क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि अभी सिर्फ हमें समझना है, सुनना है, हमें इसके लेवल को समझना है, इसकी डेप्थ को समझना है। मैंने अभी आपको बताया कि ये वाइड है सब्जेक्ट, लेकिन डेप्थ भी उतना ही है इसका। उस डेप्थ को ही तो समझ रहे हैं हम लोग। एक हमें पढ़ना है बायोलॉजी, जिसे हम लोग बायोलॉजी भी बोलते हैं। इसको बायोलॉजी या बायोलॉजी किसी भी नाम से जाना जा सकता है। हमें यह पढ़ना है, राइट? और इस बायोलॉजी के अंदर मैं बिल्कुल क्लियर बता देता हूं आप लोगों को NCERT क्लास 12th लास्ट 4 चैप्टर ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है? एक आप थोड़ा सा केमिस्ट्री का पोर्शन भी आएगा इसके अंदर। NCERT क्लास 11th लास्ट चैप्टर नंबर 14, एनवायरमेंटल पोल्यूशन।
एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये भी आपका पार्ट रहेगा। तो जहां से मैं आप लोग के साथ डिस्कशन करने वाला हूं वो ये पूरा पोर्शन रहेगा। कुछ पार्ट जियो का भी रहेगा, कुछ पार्ट आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी रहेगा, कुछ पार्ट एग्रीकल्चर रहेगा, कुछ बायोलॉजी रहेगा, कुछ केमिस्ट्री रहेगा। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो वी नीड पेस्टिसाइड्स, वी नीड फर्टिलाइजर। लेकिन अभी 17 फर्टिलाइजर को इंडिया में बैन कर दिया। क्यों कर दिया? उनसे एक डिजीज हो रहा था, उसके अंदर एक केमिकल था जिसका नाम है नाइट्रेट, और उस नाइट्रेट से एक डिजीज हो रहा था, दैट इज ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब उस ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसका सोशल इंपैक्ट था लाइफ में, उसको समझना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा बायोलॉजी का, और उस पॉल्यूशन से रिलेटेड अगर है तो आपको नॉलेज होना चाहिए केमिस्ट्री का। तो ये एग्रीकल्चर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहां से कनेक्ट है? पूरा का पूरा साइंस से कनेक्ट है। तो आपके पास जियो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, बाकी सब कुछ आपके पास साइंस हो गया। और ये नॉलेज आपके लिए मस्ट है, ये याद रखिएगा, ये नॉलेज आपके लिए मस्ट है। इफ यू वांट बिकम अ ज्ञान गुरु, वो भी तो होता है ना। कुछ लोग आते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, कुछ आते हैं टीचर को पढ़ाने के लिए, है ना। आई थिंक यहां की जो थ्योरी है वो दूसरी है, गुरुकुल की थ्योरी है वो दूसरी है। मैं यहां बात कर रहा था, जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं जो यूपीएससी का कुछ दिन प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो वो ये समझते हैं कि मेरे को तो बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया, मैं तो हवा में उड़ने लग गया। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। आई थिंक आप लोगों को एयर का और अर्थ के सरफेस का नॉलेज अच्छे से बता रखा है सर ने, और गुरुकुल की परंपरा ने आपको बता रखा है, सिखा रखा है। तो हमें उस तरह से फीलिंग नहीं लेकर के आनी। अब बात आती है कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड, मेरी तरफ से क्या मिलेगा आपको। अभी तो पहले यूपीएससी पढ़ रहे थे, फिर आप पढ़ रहे थे कि सब्जेक्ट कौन कौन से कवर करेंगे हम इसमें, यही बात पढ़ रहे थे ना। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, क्या प्रोवाइड करने वाला हूं। हमारे देखिए आज का जो क्लास है वो एक स्ट्रेटेजिकल क्लास है। आज का जो क्लास है वो ये स्ट्रेटेजी है कि हमें इस टॉपिक को अगर पढ़ना है, इस टॉपिक को सीखना है, तो उसका तरीका क्या होगा। इस टॉपिक को अगर जानना है तो उसका तरीका क्या होगा। बिना एक सिस्टम, बिना एक ग्राफ आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सिस्टम है, एक पर्टिकुलर ग्राफ है, तो बहुत अच्छे से आप लोग काम कर सकते हैं। दैट्स वाई आज की क्लास हमारी ये चल रही है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? कभी कोई क्रांतिकारी बैठा हो, क्या सर ये तो पता ही है हमें पहले से ही, है ना? नहीं होता है कभी कभी, है ना।